हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये जो चैप्टर आज का है ये बहुत ख़ास है। पढ़ने से पहले, आगे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताऊँगा दोस्तों, ये टोटल स्पोकन इंग्लिश का सेशन है। इसमें आप सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो 1 to 7 तक जो आपने मॉडल पढ़ा पिछले चैप्टर में, उसमें हमने केवल बात करा कि आपने एक एक्शन को लिया और उसको 2 समय में करना सीखा। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कहीं पे जॉब भी कर लेते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी बात करने के तरीके, उनकी लैंग्वेज नहीं आते, उनको इंग्लिश में नहीं बोल पाते। कारण क्या है? क्योंकि उनको सही टेक्निक में नहीं पढ़ाया गया। अगर उनको सही टेक्निक में इंग्लिश पढ़ाया जाता तो इंग्लिश 110% मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि वो सीख पाते और बोल भी पाते। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है ना बोल पाने का। जिस भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ पे इंग्लिश का माहौल है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ फ्यू स्टेप्स सही तरीके से, अगर कुछ स्टेप मिल जाए और सही तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और इस सेशन में आप कंप्लीटली फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, इसी इंग्लिश को सीखने के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हो? आपको अंदाज़ा है? अब 5,000, 10,000, अगर लोकल जिस भी शहर में होंगे वहाँ पे 5,000, 7,000, 10,000 के कोर्सेज हैं केवल इंग्लिश सिखाने के लिए। और यही चीज़ अगर दिल्ली के अंदर आप सीखने आते हो तो कितनी फ़ीस है? बड़े बड़े संस्थाओं में तो मैं बताऊं दोस्तों आपको कि 30 से 35, 40 हज़ार तक की फ़ीस है इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने देखा उनके प्रोसेस को। उसमें वो क्या सिखाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो तो बस आपको बोलना ही सिखाएंगे ना, बोलना तो मैं भी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके 40,000, 15,000, 20,000, 5,000, 10,000 सारे बच गए। अब जो सेशन को मैंने डिज़ाइन किया है, आज के बाद जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे, उसको मैंने 2 सेगमेंट में डिज़ाइन किया है। पहला सेगमेंट क्या है? पहला सेगमेंट है आपका इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो इंग्लिश थ्रू हिंदी में हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे और आंसर कैसे बनाएंगे। लेट्स टॉक का जो सेशन है दोस्तों, ये आएगा इंग्लिश थ्रू इंग्लिश में। हमने पहले वाले सेगमेंट में क्वेश्चन बनाना सीखा और उसका मतलब जाना और उसका आंसर बनाना सीखा, उसका भी मतलब जाना हमने। अब लेट्स टॉक विद मी इस सेशन में इंग्लिश थ्रू इंग्लिश, जिसका प्रोग्राम का नाम है, इसमें आप जानेंगे कि क्वेश्चन है तो उसका जवाब इंग्लिश में कैसे दोगे आप। क्वेश्चन बनाना तो आ गया, जवाब कैसे दोगे। तो हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेगमेंट 2 में। यानी अगर आपसे सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंग्लिश के वाक्य से पूछा जाए, जैसे आपसे पूछो मैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो कैसे जवाब देंगे। और मैं आपसे अगर ये पूछ दूँ व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, तो कैसे बताएंगे आप। अगर मैं पूछूं व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप इसका जवाब कैसे देंगे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं व्हाई डोंट यू प्ले फुटबॉल, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, इस सारे क्वेश्चन वर्ड और भी बहुत सारे हैं। व्हिच हो गया, हुम हो गया, हु हो गया। अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब आप कैसे देंगे, ये सीखेंगे हम। लेट्स टॉक विद मी इंग्लिश थ्रू इंग्लिश में। सेगमेंट 1 में सबसे पहले जब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड नॉन एक्शन सेंटेंस के बारे में। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है? देखिए, जो फिलॉसफी में आप सारी चीज़ें, आप टाइम का जो कॉन्सेप्ट है कि कल जो था पास्ट था, आज जो है वर्तमान है और आने वाला कल भविष्य है। तो आने वाला कल जो भविष्य है
और आज जो वर्तमान है, बीता हुआ कल पास्ट है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए रेलेवेंट नहीं है, यानी यह ठीक नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे स्कूल में, और जब तुरंत आता था कि आई स्पीक इंग्लिश, और जस्ट वो चला गया, अभी आज ही है ना, और जस्ट क्लास से बाहर चला गया तो बोलते थे ही वेंट। तो भाई साहब वो तो आज ही है, प्रेजेंट टाइम में ही तो थे ना आप, फिर भी आप आई वेंट क्यों बुलाया, पास में क्यों बताया। तो 99% स्टूडेंट जो होते थे कन्फ्यूज हो जाते थे, आपके दोस्त कन्फ्यूज हो जाते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में ही वेंट लगा दिया इन्होंने, क्योंकि वो सही था, बट टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल गलत था। मैं बताता हूँ सही कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम का सही कॉन्सेप्ट ये है कि इस मोमेंट में आप खड़े हैं, यह आपका प्रेजेंट टाइम है, और इस मोमेंट से, ये मान लीजिए ये मोमेंट है, इसमें आप खड़े हैं तो ये आपका प्रेजेंट टाइम है। इस मोमेंट से थोड़ा सा भी आप पीछे जाएंगे तो आपका पास्ट टाइम हो जाएगा, और इस मोमेंट से थोड़ा सा भी आप आगे जाएंगे तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों यह मोमेंट प्रेजेंट टाइम है, लेटर देन नाउ फ्यूचर टाइम है, और जस्ट बिफोर नाउ और गॉन बाय रिसेंटली ये आपका क्या है, पास्ट टाइम है। यानी इस मोमेंट के एक सेकेंड पहले की बात करेंगे तब भी आप पास्ट में बोलेंगे, और इस मोमेंट के एक सेकेंड बाद के बारे में बात करेंगे तब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो ये है आपका टाइम का कॉन्सेप्ट। अब एक्शन और नॉन एक्शन वाले सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इसको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने पूछा कि भाई एम के बाद गुड कैसे आ गया और एम के बाद गोइंग कैसे आ गया। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है तो वो नॉन एक्शन सेंटेंस है, यानी उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें बस किसी व्यक्ति या वस्तु के होने की बात होती है, जैसे देयर का प्रयोग की बात करें तो, या फिर उसके बारे में बताया जाता है, यानी उसकी विशेषता बताई जाती है। एडजेक्टिव है तो विशेषता बताई जाएगी, नाउन है तो उसके बारे में बताया जाएगा। और अगर देयर का प्रयोग करके बोलते हैं देयर आर 40 चिल्ड्रेन इन द क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इस 40 स्टूडेंट्स के मात्र होने की बात की जा रही है, ना कि वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मैं बोलूँ यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, आपकी विशेषता बता रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि यू आर अ गुड बॉय, ये भी आपकी विशेषता बता रहा है। और मैं बोलूँ माय नेम इज राकेश, तो राकेश क्या है, ये मेरे बारे में, मेरे आइडेंटिटी को बता रहा है। यानी किसी स्टेट के मात्र होने की बात की जाए तो वह देयर का प्रयोग है। और अगर एडजेक्टिव या किसी विशेषता बताई जाए किसी के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, चलिए मेन पॉइंट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव बिन, और कैन, शुड, मे, मस्ट, माइट, कुड, वुड, जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद दो ही चीज़ आएगा, एक आपका एक्शन वाला वो शब्द और दूसरा नॉन एक्शन वाला शब्द। तो एक्शन वाला वो शब्द आएगा तो क्या है, एक्शन वाला के बाद जो आएगा वो है वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे उस एक्शन वाले सेंटेंस को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब एक्शन वालों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 है जानना कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। इन सब्जेक्ट के बाद क्या क्या आएगा, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, या कोई पूरा फुल सेंटेंस ले लीजिए। मैं आपको इंग्लिश यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें आई एम टीचिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग वर्ब हो गया, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, और यूट्यूब अदर वर्ड हो गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा या तो डायरेक्ट वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए, दोनों ही सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ही, शी, इट, या कोई एक नाम सिंगुलर हो गया। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका आई, वी, यू, दे या कोई दो नाम एक साथ आ गया जो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब
भी प्लूरल होना चाहिए। अगर वर्ब आया है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। दोस्तों, अगर उस काम के बारे में आपको इंग्लिश में बोलना हो जो काम आप रोज़ करते हैं, आप कौन से काम रोज़ करते हो? आप रोज़ ऑफिस जाते हो, आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप रोज़ स्टडी करते हो, आप रोज़ ऑफिस में 8-10 घंटे काम करते हो, आप रोज़ एवरी डे आप ब्रेकफास्ट करते हो, हर रोज़ आप डिनर करते हो, हर रोज़ आप टेलीविज़न देखते हो, हर रोज़ आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, और हर रोज़ आप फेसबुक पे जा कर के अपने दोस्तों की प्रोफाइल चेक करते हो या अननोन लोगों की प्रोफाइल चेक करते हो। हर रोज़ जो भी काम आप हर रोज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूटीन। तो उस रूटीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ना है नहीं, बोलना है, तो उस रूटीन के बारे में सीखेंगे कि अगर आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताना हो कि मैं सुबह में 7 बजे जगता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ या फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, यानी वो काम जो आप एवरी डे रोज़ करते हो उसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो काम आप रोज़ करते हो उसी को रूटीन बोलते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है? रूटीन को करने का तरीका सबसे आसान है। जैसे हम पहले चैप्टरों में पढ़ते आ रहे हैं कि हम एक एक्शन को लेते हैं और उसको 3 समय में करते हैं। यानी मोडाल में तो प्रेजेंट और पास्ट 2 समय होते थे, बट यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 समय होंगे। तो इस 3 समय में एक एक्शन हो गया और 3 समय हो गया आपका। यानी एक एक्शन को हम 3 समय में करेंगे। यानी आप बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। अगर इसी बात को पास्ट में कहना है तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, और आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। तो मैंने 3 समय में एक सेंटेंस को बोला। तो हम सीखेंगे एक सेंटेंस को 3 समय में कैसे बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बोलना सीखेंगे। तो चलिए आज हम रूटीन के प्रेजेंट टाइम को लेते हैं और इसमें बोलना सीखते हैं। तो बोलना सीखने से पहले दोस्तों मैं बताऊंगा आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और आंसर कैसे बनाएंगे। मैं क्वेश्चन और आंसर की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? आप सोचिए, आप जब भी किसी से सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी मिलते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उससे सवाल पूछते हो और वो आपको जवाब देता है, और वो आपसे सवाल पूछता है, आप उसको जवाब देते हो। तो पूरी लाइफ में होती क्या है? 2 ही चीज़, सवाल और जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रूल की तरफ। तो रूल में आप जैसे दोस्तों पढ़ते थे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया है क्वेश्चन। तो रूल में आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब आपका डू और डच, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सवाल 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। पहला आपका सवाल इंग्लिश में होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और उस दूसरा सवाल होता है जब उसमें आप व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हिच, whom जोड़ देते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कैसे बनाएंगे उसको, और अगर क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे तो कैसे बनाएंगे? आप रूल में देखिए, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू ऑफिस, डू यू प्रे गॉड एवरी डे, डू यू रीड बुक्स, डू यू वॉच टेलीविजन। अब एक क्या हो गया? ये सवाल आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हो गए। अब इसी को सिंगुलर में अगर बनाना है तो डज लगा देंगे। डज शी वॉच मूवी एवरी डे, डज शी रीड बुक एवरी डे, डज शी गो टू स्कूल एवरी डे ऑन टाइम। अगर नॉट लगाना है दोस्तों, नेगेटिव बनाना है, तो आप इसमें डज को डजंट बोलिए और डू को डू नॉट को डोंट बोलिए। अब्रिवेशन फॉर्म यूज़ कर लीजिए। मैं बोलूँगा स्पीकिंग बोलते समय,
तो डोंट एंड डजंट का प्रयोग कीजिए। लाइक डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू गो टू ऑफिस ऑन टाइम, डजंट शी हेल्प यू इन द क्लासरूम। सो ये डज वाले हो गए। अगर इसमें व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेयर लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डजंट शी हेल्प यू। तो एक क्वेश्चन के बाद आंसर बनाना है दोस्तों। तो बताना चाहूँगा, आपका रूल में दे सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ऐसे यस और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कैसे बनाएंगे? शी गोज टू स्कूल। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। यानी सिंगुलर वर्ब होगा क्या आपका? गो में एस या यस जोड़ दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस यस जोड़ दीजिए तो आपका सिंगुलर बन जाएगा। लाइक शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट और डजेंट का यूज़ कर लीजिए। रूल में देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस डजेंट, डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इंग्लिश थ्रू इंग्लिश में। Hello friends, welcome back to Let's Talk with me. In this session, we'll speak about routine action and we'll learn how to answer any question. So before we learn how to answer any question, let's talk about how to make a question. So let's make a question. There are two parts of the question. The question is starting from helping verb and question is starting from question word. So question is starting from helping verb. First, let's make a question. Like, do you play cricket? Does she go home? Does she read book? Does your brother support you? And here, and the question is starting from question word. Why don't you play cricket? Why don't you go to school on time? Why don't you complete your homework? Question is starting from helping verb. So if question starts from helping verb, it means yes no question, we call it. So you have to reply in yes no. So if I ask you, do you play cricket? You can say, hey, yes, I play cricket. And if you want to say no, means I know I don't play cricket. There is a second way to answer this question. You can say, yes, I do. No, I don't. If question starts from what, it means you have to tell the subject. Like, what do you take in the breakfast? You can answer, I take fruits in the breakfast. What do you take? Tea or coffee? You have to choose one. I take tea. So when question is asked from what, you have to be very specific to the subject and tell the subject. Remember, if question starts from helping verb, it means they want to confirm you agree with the opinion or not. If question starts from what, it means you just have to be very specific to the subject or to the object. You have to tell what exactly you do. What do you do in the morning? I do yoga in the morning.
Friends, if question starts from when, it means you have to tell the time. And while telling the time, do remember to use these prepositions like at, on, in, within. Let's look at the example. When do you wake up in the morning? I wake up at 6 o'clock. When do you come from office? I come from office at 5 o'clock. What I'm doing, my friends, I am just telling the time. When question being asked from when, it means you have to tell the time. If question starts from how long, it means you have to tell the time. But he wants to ask, she wants to ask the duration of time. Question is asked from how, it means you have to tell the method. There are so many things. See, how is very vast. I will tell you, I'll discuss about it later in more profound way. But here, let's be specific to one meaning, and that is you have to just tell the method. Like, how do you solve this question? I solved this question with the help of my teacher. And how do you operate computer? Just tell the method. I operate computer with the help of YouTube training. So if somebody asks a question from why, it means you have to give reason. Why don't you wake up early in the morning? I don't wake up early in the morning because I sleep late. My friends, remember, if question is asked from do, you have to reply in do. If question is asked from does, you have to reply in does. Remember it. Remember, point number, very crucial point. Question asked from does, you have to reply in does. Does. If question asked from do, you have to reply in do. It doesn't mean that you have to use do or does. Like, let me give you an example. Why does she play badminton? So see here, she is the subject and does is singular. Means I have to use the singular verb. She plays the badminton because she likes it. Why do you buy Apple phone? So see, questions are from why to. It means I have to reply in do. Do means plural, so you have to reply in the plural format. You becomes I becomes you while speaking. So you have to reply, I buy Apple phone because I trust the brand. If somebody is asking question from where, it means you have to tell the name of the place. Like, where do you live? I live in Mumbai. Where do you go for coaching? I go for coaching at Chandni Chowk. Where does she practice her yoga? She practices her yoga in the park. So where means you have to tell the name of the place. Welcome back, my friends. So today's session we practice about routine. I request you all, please keep 10 minutes, invest 10 minutes within yourself every day. Take 10 examples and stand in front of mirror and practice. I guarantee it will take only 25 to 30 days to see the transformation within yourself. That's it for now, and stay tuned and keep watching. Subscribe, like and share my videos. We'll catch up in the next video. Bye for now.